हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए, इस समय हम लोग नीट और आईटी के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है, डिफाइन करिए, रेजिस्टिविटी क्या है और ये सब किस पर डिपेंड करता है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैसे हम इसको सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं। फिर इसी पर डिपेंड आपका किरचॉफ्स रूल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इतनी चीज़ को आप कम से कम समझ लेते हैं तो श्योर है इस पर जो है नीट और आईटी मेन के क्वेश्चन को आप अच्छे से कर ले जाएंगे, क्योंकि इसी में सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट सब छिपा हुआ है कि नहीं। तो जैसे देखिए, हम पहले रेजिस्टेंस से शुरुआत करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? देखिए, आपको पता है कि जब किसी भी कॉन्डक्टिंग मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, आउटर या पोटेंशियल से जब उसको कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि जब चार्ज का फ्लो होने लगता है तो चार्ज जो पार्टिकल, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं, वो एक तरह से जब पॉजिटिव आयन से टकराने लगते हैं तो टकराने के कारण एक तरह से उनके रास्ते में रुकावट जो है ऑफर्ड होता है। रुकावट एक तरह से उत्पन्न होता है कि नहीं, जो कि सीधे वोल्टेज पर डिपेंड करता है ना। वोल्टेज, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वोल्टेज को जब हम बढ़ाते हैं तो करंट तो बढ़ता है, लेकिन करंट बढ़ने के साथ ही जो रेजिस्टेंस आपका है वो भी ऑफर्ड होता है, यानी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तो होगा, लेकिन साथ ही एक तरह से जो कंडक्टिंग मटेरियल है, जो कंडक्टर है, एक तरह से एक रेजिस्टिव पावर भी क्रिएट करने लगता है। एक तरह से रेजिस्टेंस या एक तरह से अपोजिंग कैपेसिटी जो है कंडक्टर में क्रिएट होने लगता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, आर कहते हैं। आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। देखिए, आप ये देख सकते हैं कि आर की जो यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर यहाँ से निकालने पर होगी, जिसको हम लोग सिंपली ओम भी कहते हैं। इसका डायमेंशन आप निकालेंगे तो एम एल स्क्वायर टी ए माइनस क्या होगा, 2 होगा। देखिए, डिफरेंट बुक्स इसको जो है डिफरेंट तरह से डिफाइन किया है। जैसे देखिए, एक ये भी डेफिनेशन लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन व्हिच द कंडक्टर ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो एक तरह दिया गया है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का एक तरह से अपोजिशन है, व्हिच द कंडक्टर ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। अभी जो हमने बताया वही चीज लिखा है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सीलरेटेड एंड कोलाइड विथ पॉजिटिव आयंस एंड देयर मोशन इज दस अपोज्ड। है कि नहीं? तो कह रहा है कि जब वोल्टेज को हम लोग अप्लाई करते हैं जो है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली इधर उधर जो है घूमता रहता है वो एक्सीलरेट हो जाता है, एक उसको फोर्स मिलता है कि नहीं, जो कि आपका फोर्स क्यू ई के बराबर होता है। पीछे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ भी चुके हैं। तो एक तरह से एक्सीलरेशन क्रिएट होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है कोलाइड करने लगते हैं, किससे? पॉजिटिव आयन से जो है कोलाइड करने लगते हैं, और इस तरह उनका जो मोशन है वो बाधित होता है। जो उनकी यात्रा है इलेक्ट्रॉनों की वो बाधित होने लगती है, उसमें रुकावट आने लगता है। दिस अपोजिशन ऑफर्ड बाय आयन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो जो अपोजिशन उनको मिलता है, जो एक तरह से मोशन में जो विरोध होता है, उसी विरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन डिफरेंट टाइप का हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट मेन यही है कि भाई वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं तो करंट तो बढ़ तो रहा है, लेकिन साथ में जो है जो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव आयंस है वो भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिसकी वैल्यू V अपॉन आई की क्या होती है, बराबर होती है। देखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, अब आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वायर जिसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसमें उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। साथ ही जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है भाई कि अगर ए कम है, मतलब जैसे वायर अगर पतला है, एरिया क्रॉस सेक्शनल अगर कम है,
आप देख सकते हैं ए कम है तो आर ज़्यादा होगा, और ए देखिए जो है अगर ज़्यादा है तो आर कम होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको जो है एक तरह से वोल्टेज को जो है दूर दराज जो है अगर सप्लाई करना है और मोटे वायर से अगर आप सप्लाई करते हैं तो ये देखिए फार्मूला भी बता रहा है कि वहाँ रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, कम ऑफर्ड होगा, है कि नहीं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए, या आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये हमको नया टाइप का कांस्टेंट मिल जाता है जिसको हम लोग रो लिखते हैं। रेजिस्टिविटी इसको कहा जाता है या स्पेशल टाइप रेजिस्टेंस कहा जाता है, ये दिमाग में होना चाहिए। आर हमारा रेजिस्टेंस है और रो क्या है, स्पेशल रेजिस्टेंस है जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग रो की वैल्यू निकालते हैं तो रो हमारा आर ए बाई एल के क्या होगा, बराबर होगा। आप डिफाइन कैसे करोगे, मान लो डेफिनेशन पूछा जाए या यूनिट इसकी पूछी जाए या इसका डायमेंशन पूछा जाए तो फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी जो है आप इसको निकाल पाओगे। जैसे अगर हम यल को 1 मीटर ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं तो रो हमारा आर के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस उसकी जो है रेजिस्टिविटी के क्या होगी, बराबर होगी, है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल जो है। यहाँ पर आप देखिए वैसे भी इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, ओम मीटर स्क्वायर अपान मीटर, यानी ओम मीटर जो है कि नहीं। रो को आपको अच्छे से जानना जरूरी है क्योंकि आगे चलकर जो है आप रो का इन्वर्स पढ़ोगे तो ऐसी अवस्था में रो अगर नहीं पता है तो इन्वर्स कैसे समझ पाओगे, है कि नहीं। तो रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ये भी ध्यान दीजिए कि रो की जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ मटेरियल है, अक्सर पूछा जाता है कि रो किस पर डिपेंड करता है, तो किस तरह का जो है मटेरियल है उसका नेचर क्या है इस पर, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए कई बार आपके नीट में आ चुका है, इसको ध्यान दीजिए। रो ऑफ एलॉय, जो एलॉय का रो होता है, जो एलॉय का जो है एक तरह रेजिस्टिविटी होता है वो सेमी कंडक्टर से ज़्यादा होता है, और सेमी कंडक्टर का जो रो है वो कंडक्टर से क्या होता है, ज़्यादा होता है कि नहीं। तो ये देखिए जो रो आपका आर पर डिपेंड कर रहा है उसके बारे में आपने देखा। अब रही बात ये देखिए, अब आपको ये समझना है कि जो हमारा आर है वो टेम्परेचर से उसका क्या रिलेशन है, आर का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है। तो टेम्परेचर देखिए आप बेसिक क्लास 6-7 में आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो कोलिजन ऑफ जो चार्ज पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा अफर्ड होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बढ़ जाती है कि नहीं। उसको आप इस फार्मूले से समझिए, आर टी बराबर आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी, जिसमें देखिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आर टी बराबर आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखो अगर मल्टीप्लाई हम इसको कर दें तो आ जा रहा है आपका आर नॉट प्लस एल्फा इंटू आर नॉट इंटू टी, और टी क्या है इसको हम लोग डेल्टा टी कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन द टेम्परेचर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ठीक है कि आर टी का मतलब कि रेजिस्टेंस है टेम्परेचर टी, बट यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो टेम्परेचर वाला टर्म है उसमें तो ऑलरेडी आर नॉट ऐड है। इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तब भी जो है जो भी हमने मटेरियल ले रखा है कुछ ना कुछ वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर 0 तो रेजिस्टेंस 0, नो, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो देखिए बढ़ रहा है, क्योंकि आर नॉट प्लस एल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी, और जो भी बढ़ेगा वो आर नॉट, यानी जो इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस है उसी के रेशियो में बढ़ रहा है। देखिए आर नॉट प्लस एल्फा आर नॉट इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ तो रही है लेकिन इनिशियल जो वैल्यू है उसमें कुछ न कुछ ऐड उसमें रहेगा। आर टी टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस, आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आपने चेंज किया। एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ आर, एल्फा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाया तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ गया। और ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है आपको जो है कि मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है।
इस चीज़ को आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं। आर टी बराबर आर नॉट प्लस एल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ये देखिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम लेते हैं, ये देखिए टेम्परेचर को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग दिखाया है और रेजिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग दिखाया है। 0 डिग्री सेल्सियस पर भी आप ये देख रहे हैं कि जो भी हमने मटेरियल लिया है उसका जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है। कितना रेजिस्टेंस है? आर नॉट है। अब टेम्परेचर को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस उसका क्या है? ये इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? देखिए स्लोप इसका बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब रेजिस्टेंस 0। नो, ऑलरेडी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट इन द मटेरियल, है कि नहीं? अब इसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो दो मेन कॉम्बिनेशन आप पढ़ोगे, सीरीज है, पैरेलल है, और यही सीरीज पैरेलल को मिलाकर हम मिक्सअप कर देते हैं, है कि नहीं? तो एक मिक्सिंग कंडीशन भी आपको मिलेगी हर मैक्सिमम हर क्वेश्चन में आप ये लगभग देखेंगे जो है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब सेम करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट जान लीजिए। देखिए जुड़ा भी है कि देखिए हमने एक बैटरी ऐसे लिया है और इससे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। एक ही वायर में, एक ही रास्ते में सारे रजिस्टर हैं, जितने भी एप्लियंसेस हैं, जितने भी उपकरण लगे हैं, जितने भी रजिस्टर, बल्ब है, चाहे आपका अदर कोई भी उपकरण लगा हुआ है, सब एक ही रास्ते में। मतलब जो बैटरी करंट निकाल रहा है वो करंट सभी जो है उपकरण में पास होते हुए ही वो बैक हो रहा है कि नहीं? तो सेम करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वैल्यू। ये ध्यान देना है आपको जो है कि सबका भाई रेजिस्टेंस अलग है। करंट आई तो समान है लेकिन रेजिस्टेंस अगर अलग है तो भाई जो वोल्टेज है वो अलग होगा। कैसे? क्योंकि भाई करंट आई इंटू आर वन करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस आर वन कुछ और आएगा। करंट ये देखिए आई इंटू आर टू करेंगे दूसरे रजिस्टर के लिए तो वोल्टेज इसके अक्रॉस कुछ और आएगा, है कि नहीं? और यहाँ पर वोल्टेज आई आर थ्री होगा। तो आप ये देख रहे हैं करंट तो सबको समान मिल रहा है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं तो जितने भी रजिस्टर हैं करंट सब में समान पास करेगा, लेकिन जो टर्मिनल उनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल जो वोल्टेज होगा वो सबका अलग होगा। यहाँ पर देखिए V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर थ्री, लेकिन सबका जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सभी रजिस्टर के अलॉन्ग है, वो मेन जो आपका सेल है, जो मेन बैटरी है, उससे जो वोल्टेज मिल रहा है उसी के बराबर होगा। यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो V के क्या होगा? बराबर होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। V का मतलब अगर हम ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर जो है पूरे कॉम्बिनेशन का, सीरीज का अगर हम R लेते हैं तो V जो है आई आर के क्या होगा? बराबर होगा। V1 हमारा आई आर वन होगा, V2 हमारा आई आर टू होगा, V3 हमारा आई आर थ्री होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री क्या होगा? बराबर होगा। तो बिल्कुल सिंपल जो है क्वेश्चन है, सिंपल जो है कॉम्बिनेशन है कि जो रेजिस्टेंस R होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री की क्या होगा? बराबर होगा। देखिए खूब अच्छे से इसको सीखिए क्योंकि जब क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे वहाँ पर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये देखिए यह सेल है और सेल से देखिए यहाँ पर वायर कनेक्ट होकर यहाँ पर देखिए रजिस्टर जो है अलग अलग जुड़े हैं, एक R1 फिर R2 फिर R3, फिर सबको मिलाकर एक कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में देयर इज सेम ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ईच रेजिस्टेंस। हर जो है रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो समान होगा। जैसे ये देखिए ये सब यहाँ पर ये टर्मिनल एक ही जो है टर्मिनल से देखिए इधर एंट्री कर रहा है, एक ही टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर देखिए होल द कॉम्बिनेशन के लॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो समान होगा, लेकिन करंट डिवाइड हो रहा है। करंट जैसे चला आई तो यहाँ पर आकर डिवाइड हुआ, I1 इधर, I2 यहाँ पर, I3 यहाँ पर देखिए करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट जो है डिवाइड क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी रजिस्टर हैं
उनकी सबकी अपनी अलग क्षमता है, उनकी अलग क्षमता है, उसके हिसाब से जान लीजिए करंट जो है डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर I1, I2 और I3, लेकिन तीनों करंट का सम जो है वो I के क्या होगा, बराबर होगा। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पर ध्यान देना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो समान होता है अलोंग द ऑल कनेक्टेड रेजिस्टेंस। जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहे जितने भी रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, जो इनका एक तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप है वो समान होगा। अब करंट I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि करंट जो निकल रहा है वही देखिए डिवाइड हुआ और फिर आगे चलकर मिल जा रहा है। अब I का मतलब V/R है कि नहीं भाई। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है तो जो करंट यहाँ से निकला वो V/R के बराबर हुआ। I1 V/R1, V/R2, V/R3। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 क्या होगा, बराबर होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, जान लीजिए। इसको अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो कम से कम इस पर इतने पर तो क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे, है कि नहीं। अब इसमें जो है हम आपको आगे किरचॉफ्स रूल बताएंगे। किरचॉफ्स लॉ क्या है, किरचॉफ्स रूल क्या है, इसके बाद इन सब पर यानी कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हम आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं। लेकिन उसके पहले जो है आप इसको अच्छे से कम से कम रिवाइज कर डालो ताकि कोई डाउट ना रहे, क्योंकि अगर डाउट है तो उससे हो रहे आप क्वेश्चन बार बार गलत करेंगे, क्यों रटने का प्रयास करेंगे और जो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक तरह से खा जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म कर देगा, है कि नहीं। तो आज इतना रिवाइज आप ज़रूर करिए ताकि कल जो है हम लोग किरचॉफ्स रूल को करते हुए जो भी प्रॉब्लम आए हैं पिछले 4-6 साल में वो प्रॉब्लम हम लोग करें। ओके।